नमस्कार दोस्तों, केसी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हाई स्कूल कक्षा 10, इंटरमीडिएट कक्षा 12 की चित्रकला श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको अगला वीडियो लेके आया हूं। इस बार हाई स्कूल में 20 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसको एमसीक्यू कहा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में। ये पहली बार आ रहा है, जिससे बच्चों को दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। वर्तमान में बाजार में बहुत सारे प्रकाशनों की कुछ पुस्तकें हैं जो चित्रकला की सीरीज कहलाती हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो प्रश्न मैं आपके सामने ले आया हूं, ये प्रश्न परीक्षाओं में बिल्कुल आने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो एक प्रश्न को आपको इस तरह से समझाएंगे, उससे संबंधित आपके 2-3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंटरमीडिएट में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और हाई स्कूल में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं। उन्हीं प्रश्नों में उनसे मिलते जुलते अन्य प्रश्न भी आपको तैयार करा देते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की प्रश्न श्रृंखला में पहला प्रश्न देखिए। ये सब प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, परीक्षाओं में बहुत संभावना है। विगत कई वर्षों में परीक्षाओं में आ चुके हैं, इस बार भी संभावना बन रही है। तो इन प्रश्नों को आप देखिए। अब इससे मिलते जुलते आपको अन्य सवाल भी समझा देते हैं। पहले, कला किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी उर्दू। इसमें आपका सही उत्तर है सी, संस्कृत के कल धातु से। ध्यान रखिए, कभी कहता है इसे कल धातु लिख दिया गया आपका धातु, तो याद रखिएगा कल धातु से कला शब्द बना है। इसी में कभी कभी पूछता है आर्ट। आर्ट माने भी कला होता है। आर्ट अंग्रेजी शब्द है। आर्ट जो है आर्टम नामक, आर्ट जो है आर्टम से लिया गया है। आर्टन एक लैटिन शब्द है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है, कला किस भाषा से संबंधित है, तो संस्कृत के कल धातु से। और आर्ट अगर पूछता है, आर्ट माने भी कला, ए आर टी इसकी इंग्लिश होती है, ए आर टी, आर्ट माने कला। तो आर्टम जो है, आर्ट किससे लिया गया? आर्टम, जो लैटिन शब्द है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसका गुण है? वर्ण माने, इसको आप समझिएगा, वर्ण अगर लिख के आता है तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, वर्ण माने रंग। ध्यान रखिएगा, ये रंग को कह रहा है वर्ण। आपका जो षडंग में है वर्णिका भंग, वर्णिका मतलब रंग। षडंग में कभी कभी इसको वर्णिका भंग भी कहा जाता है। षडंग में इसको वर्णिका भंग कहा गया है। तो वर्ण जाकर आ गया तो वर्ण माने समझिएगा रंग। तो रंग किसका गुण है? छाया का, बी प्रकाश का, सी अंधेरा का, डी हवा का। तो रंगों की पहचान हम करते हैं जब सूर्य की किरणें, प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है तो सूर्य के जो इंद्रधनुष होता है, जो किरणें होती हैं प्रकाश से निकलती हैं। तो जब किसी वस्तु में पड़ती है तो 7 रंग, जो आपका पिछले वीडियो में हमने बताया था, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते, वही 7 रंग उस वस्तु पे जाते हैं और वस्तु जो है उन सभी रंगों को अवशोषित करती है। जो रंग को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है, जो हमारी आंखों में टकराती है, उसी से हम उस वस्तु को पहचानते हैं कि यह वस्तु किस रंग की है। तो किसका गुण है ये? प्रकाश। प्रकाश के गुण से हम पदार्थों को पहचानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, वो प्रकाश की जो चमक या इत्यादि में प्रभावित हुई। जैसे कोई वस्तु है, सूर्य के प्रकाश में आपको वही वस्तु अलग प्रकार की दिखाई देगी। कमरे के अंदर अगर आप रखते हैं, वहां पे कम अगर मध्यम रोशनी है, धीमी रोशनी है, तो वही वस्तु आपकी, वही रंग की वस्तु आपको एक कुछ अलग तरीके की दिखाई देगी, हल्के रंग में दिखाई देगी। छाया में अलग रंग की दिखाई देगी। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि रंग की पहचान अगर हम कर पाते हैं तो प्रकाश के कारण से। अगर बिल्कुल अंधेरा हो, आप किसी प्रकार की रोशनी न हो, तो वस्तु आपके सामने रहेगी, आप वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वर्ण पूछता है रंग, तो आपका ये प्रकाश का गुण है। प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं, 7 रंग, जो रंग अवशोषित न होके रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, हमारी आंखों तक आता है, उसी से हम रंग को पहचान करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किस गुफा में बने हैं? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 4 में। इसके लिए आप पहले मुख्य चीज समझ लीजिए
ये इसका जो आपका सही उत्तर है 2, गुफा संख्या 2। लेकिन उससे महत्वपूर्ण अजंता जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। अजंता के बारे में आप जान लीजिए, ये अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। यहां पर 30 गुफाएं हैं, जिनमें आपका 25 विहार है। 25 गुफाएं जो हैं विहार गुफा कहा जाता है, और 5 गुफा जो है आपका वो चैत्य कहा जाता है। चैत्य, विहार और चैत्य को समझ लीजिए। बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए जो बनाई गई थी उसको विहार कहते थे। जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, आराम करते थे, उनको विहार कहा जाता था। और जहां पर पूजा पाठ होता था, उनका ध्यान मनन होता था, उसको चैत्य कहते हैं। तो इन 30 गुफाओं में 25 आपकी विहार गुफाएं हैं और 5 आपकी चैत्य गुफा है। अब चित्र पे प्रश्न है आपका, चित्र पे है तो गुफा संख्या 1 और 2, 9, 10, 16 और 17, ये कुल 6 गुफाएं। ये श्रृंखला बहुत याद रखिएगा, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 क्रमिक श्रृंखला में है। तो ये जो है आपका इन्हीं 6 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। ये कुल 6 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ ये गुफा 1, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में इतने चित्र मिले हैं, उसको चित्रशाला भी कहते हैं। गुफा संख्या 17 में 1 और 2 सबसे बाद में बनी है, गुप्त काल के भी बाद माना जाता है। सबसे नवीन यही चित्र हैं, और सबसे श्रेष्ठ चित्र आपको गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। अगर इसमें 1 न हो, अगर 2 न होता तो गुफा संख्या 1 निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है। चित्रों के लिए गुफा संख्या 1 सर्वश्रेष्ठ। लेकिन 2 में भी बहुत ही शानदार, बहुत प्रमुख चित्र हैं। तो इन 6 को आप याद रखिएगा, 1, 2, 9, 10, 16, 17। इनमें से अगर कहीं पे कोई ऑप्शन होता है तो वही आपका प्रमुख माना जाएगा। इन 3 में भी ये 2 और ये बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। 1, 2, 16, 17। इसका सही उत्तर आपका है गुफा संख्या 2। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पहाड़ी चित्रकला से। पहाड़ी चित्रकला से भी प्रश्न आपके बनते हैं। ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी वगैरह में बनते हैं। तो फिलहाल अभी आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट को फोकस कर रहे हैं इन प्रश्नों में, और टीजीटी के लिए इनकी अत्यधिक व्याख्या की जाएगी, तो जिससे आपको टीजीटी की भी तैयारी हो सके। तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? अब इन 4 में जैसे ए संसार चंद, सूर्य प्रकाश, रामनिवास, पृथ्वीचंद। तो सही उत्तर आपके हैं संसार चंद। इन व्यक्तियों से उससे कोई संबंध नहीं है, इसमें यही ऑप्शन था संसार चंद। संसार चंद जो है वो कांगड़ा शैली से जुड़े हुए थे। प्रश्न ध्यान किएगा आता है तो कहां से संबंधित, ये कांगड़ा। लेकिन अगर संस्थापक माना जाए तो प्रारंभिक चित्र जो है गुलेर के माने जाते हैं। गुलेर के गोवर्धन चंद जो थे, गुलेर के। अगर कभी कभी आप आ जाए ऑप्शन, तो प्रमुख चित्र जो शैली है पहाड़ी चित्रकला की, गुलेर, कांगड़ा और बसोली 3 प्रमुख हैं, जिनमें से गुलेर के गोवर्धन चंद थे। गोवर्धन चंद जो है वो गुलेर के संस्थापक हैं, कांगड़ा के संसार चंद। तो इन 3 ऑप्शन में संसार चंद है, तो इसके लिए हम लोग संसार चंद को सही ऑप्शन मानते हैं। अगर कहीं पे इनमें गोवर्धन चंद का नाम आता है तो गोवर्धन चंद हमारी गुलेर शैली के थे, और ये उसके संस्थापक चित्रकार थे। और पहाड़ी चित्रकला का प्रारंभ गुलेर शैली से ही माना जाता है। अगर इसमें अगर ये ऑप्शन होते तो आप ये सही माने जाते। इसमें नहीं थे, संसार चंद थे, इसलिए संसार चंद को इसमें सही ऑप्शन माना गया है। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है? लाल, हरा, सफेद, काला। तो सही आपका ऑप्शन है, इसको समझ लीजिए, सी है। सफेद रंग को मिलाने से टिंट बनता है। और टिंट का अगर अपोजिट कभी आएगा तो देखिएगा, टिंट जो है आपका, टिंट का अपोजिट होता है शेड। शेड माने छाया, टिंट माने प्रकाश। अगर इसका अर्थ पूछे तो आप इसको याद रखिएगा, शेड माने छाया, टिंट माने प्रकाश। तो प्रकाश किसी वस्तु में, किसी वस्तु की चमक कब बढ़ेगी? जब उस वस्तु में हम सफेद मिलाएंगे। ये आपका टोन से संबंधित है, तान से, जिसको आप लोग बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू, किसी रंग में सफेद मिलाने से उसकी चमक बढ़ जाती है और काला मिलाने से उसकी चमक कम होती है।
तो ये वैल्यू के अंतर्गत आता है। तो टिंट आपका प्रकाश बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, किससे बढ़ेगा? आपका सफेद रंग से। अगली प्रश्न श्रृंखला में देखिए, सफेद और काला इन रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसमें नीला, हरा, पीला और ग्रीन। इसमें देखिए नीला और पीला आपका प्राथमिक रंग है। प्राथमिक मतलब प्योर रंग, इनमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता, ये आपके शुद्ध रंग होते हैं। 3 रंग शुद्ध होते हैं, नीला, पीला और लाल, ये प्राथमिक रंग है, ये पूर्णतः शुद्ध माने जाते हैं। हरा के बारे में कहा जाता है कि नीला पीला मिलाने से आपका हरा रंग बनता है। इनमें से जो ग्रे है आपका सही उत्तर आपका है ग्रे। ग्रे जब आप काला और सफेद को मिलाते हैं तो आपको एक नया रंग मिलता है, उसको ग्रे कलर करते हैं। काला और सफेद आपका ये तटस्थ रंग की श्रेणी में आता है। तटस्थ रंग की, न्यूट्रल कलर इसको बोलते हैं, तटस्थ रंग की श्रेणी में आता है काला और सफेद। इनको मिलाने से ग्रे कलर तैयार होता है। और रंगों से संबंधित हमारा वीडियो इस चैनल में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एक वीडियो में आपको रंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। रंग से संबंधित कुछ भी पूछेगा उस एक वीडियो में आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है रंग से संबंधित, वो रंग के ही नाम से वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसी वीडियो में उसका हम डिस्क्रिप्शन में उसको हम डाल देते हैं, उसका लिंक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और उससे संबंधित कोई प्रश्न होंगे तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो सही उत्तर आपका है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर पूछता है इसमें देखिए राज्य ललित कला लिखा हुआ है। हर प्रदेश में अपनी ललित कला अकादमी स्थापित हुई है। ललित कला अकादमी कार्य क्या है? वो कलाकारों को प्रोत्साहन देना, चित्रों को प्रदर्शित कराना, ये आपका ललित कला अकादमी का कार्य है। लोक शैली इत्यादि को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राज्य में लखनऊ में है, लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर कभी पूछ लिया केवल ललित कला अकादमी कहां पर है तो आप लोग लिख दीजिएगा नई दिल्ली। अगर ललित कला अकादमी की ओर पूछता है जो कि दिल्ली में है, पूरे देश का ये, इसके अधीन सभी राज्य की अकादमियां आती हैं। राज्य ललित कला अकादमी पूछेगा तो लखनऊ में है। अगर केवल ललित कला अकादमी पूछता है तो ललित कला अकादमी आपका नई दिल्ली में है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अजंता से संबंधित है। हमने बताया कि अजंता से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपका परीक्षा में जरूर आएगा। इसमें देखिए मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 16, 2, 1, 9। इन्हीं गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो आपका जो प्रश्न दिया मार विजय गुफा संख्या 1 में, जो आपका गुप्त कालीन माना जाता है। गुप्त और वाकाटक इस काल का सबसे नवीन गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 सबसे नवीन गुफा मानी जाती है। गुप्त वाकाटक कालीन गुफा मानी जाती है। इन गुफाओं में बहुत ही सुंदर चित्र मिले हैं। बहुत ही प्रमुख है आपका मार विजय। अब मार विजय समझ लीजिए, मार जो है, मार कहते हैं कामदेव को। मार जो है कामदेव को कहा जाता है। तो मार विजय, गौतम बुद्ध जब तपस्या में लीन थे तो कहा जाता है कि देवताओं ने कामदेव को भेजा कि उनकी तपस्या को भंग किया जाए। तो उसी में दिख रहा है कि वो एकदम शांत अवस्था में गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। मार जो है अपनी सेना के साथ उन पे चढ़ाई कर रहा है, हर तरह से उनको प्रलोभन दे रहा है, और लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल असीम शांति है। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, इसके बारे में जानिएगा। ये भित्ति चित्र बहुत ऊंचा है, 12 फीट आपका ये ऊंचा है और 8 फीट लंबा है। ये इसका जो दायरा है 12 बाई 8 का है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आ जाए, टीजीटी वगैरह में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, मार विजय अजंता की गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या ये आपका गुप्तकालीन है। ये 5वीं 6वीं शताब्दी की गुफा है। मुगल कालीन चित्रकला में ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपका। मुगल कालीन प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर, अब्दुल समद की कुशन लाल। जिसका आपका सही उत्तर है मंसूर
इसको, और इसमें अगर ये हो गया मुगल कालीन, अगर पूछता है किसके शासन काल में, तो मंसूर था जहांगीर के शासनकाल का बहुत ही प्रसिद्ध पशु पक्षी। इसकी विशेषता थी पशु पक्षी और पुष्प, ये उसको विशेष तौर पे बनाता था। इसकी प्रसिद्धि पशु पक्षी और पुष्पों से संबंधित है। इसने, इसके प्रसिद्ध चित्र हैं बाज, ये प्रश्न आते भी हैं, जिब्रा, या जो भी इससे संबंधित आ जाएंगे। और उसके बाद इसने कश्मीर में जाकर कुमुदिनी के, कह सकते हैं कुमुदिनी के पुष्प, या कश्मीर की घाटियों में जो भी प्रमुख पुष्प मिले, जिनमें से इसने 100 प्रमुख चित्र बनाए थे। कश्मीर घाटी जाके 100 पुष्पों के चित्र इसने तैयार किया था। इसकी विशेषता जो थी पशु पक्षी और पुष्पों से संबंधित थी। इसको जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। ये एक विशेष उपाधि थी। नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को कहा जाता है, और मंसूर स्वयं को मंसूर नक्काश कह के बुलाता था। और इसकी प्रसिद्धि जो थी पशु पक्षी और पुष्पों के चित्रण में थी। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित थे? निहाल चंद, जिनको मोर ध्वज निहाल चंद भी कहा जाता है, अलवर, जोधपुर, बूंदी की किशनगढ़, ये सभी शैलियां राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर आपका किशनगढ़। किशनगढ़ शैली में निहाल चंद जो हैं, इनकी प्रसिद्धि है, एक बहुत प्रमुख चित्र है। उस चित्र में भी प्रश्न आपके आते हैं। बनी ठनी, बनी ठनी चित्र इन्होंने बनाया था निहाल चंद ने। और नागरीदास, जो सावंत राजा सावंत सिंह थे, जो नागरीदास उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, वो राजा थे। उन्होंने निहाल चंद को कहा और उन्होंने बनी ठनी नामक एक चित्र बनाया, जिसमें स्वयं सावंत सिंह कृष्ण के रूप में और उनकी रानी जो है राधा के रूप में दिखाई देती हैं। उनका चित्र बना है बनी ठनी। इतना प्रसिद्ध चित्र ये हुआ था, इसको भारतीय चित्रकला का मोनालिसा भी कहा जाता है। मोनालिसा मालूम है, विश्व की अत्यधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा इसको कहा जाता है। बनी ठनी को अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि के कारण से 1973 में, ध्यान रखिएगा, 1973 में बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट 1973 में बनी ठनी चित्र पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसको मोनालिसा से तुलना की जाती है और भारतीय मोनालिसा इसको कहा जाता है। इसके चित्रकार निहाल चंद थे और उन्होंने सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह के कहने पर, सावंत सिंह को नागरीदास की उपाधि थी। वो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो इससे संबंधित कई आपके प्रश्न बन गए हैं कि चित्रकार निहाल चंद किस शैली से थे? राजस्थानी शैली से। राजस्थानी शैली में किससे? किशनगढ़ शैली से। राजस्थानी शैली से संबंधित है, राजस्थानी में किशनगढ़ शैली से। और किस राजा के शरण में थे? सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी कहा जाता था। नागरीदास के नाम से वो कविताएं लिखा करते थे। और निहाल चंद की सर्वप्रसिद्ध जो पेंटिंग है बनी ठनी, जिसको भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। इससे संबंधित कई प्रश्न बन गए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में भी आते हैं, टीजीटी वगैरह में भी आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाई स्कूल, इंटर और टीजीटी, पीजीटी, केवी वगैरह सब में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब्दुल रहमान चुगताई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मुगल चित्रकला से, कि जैन चित्रकला से, बंगाल चित्रकला से, कि दक्कनी शैली से? इसमें आपका सही उत्तर है बंगाल शैली से ये संबंधित थे। इनके बारे में बताया जाता है कि ये, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और मृत्यु भी पाकिस्तान में हुई। आजादी के पहले इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में और पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई। इनकी शिक्षा जो है लाहौर के मेयो स्कूल,
मेयो स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु थे समरेंद्रनाथ गुप्त, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्रनाथ गुप्त की ये शिष्य थे अब्दुल रहमान चुगतई। ये समरेंद्रनाथ गुप्त लाहौर के मेयो स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। वहीं पर इन्होंने इनसे शिक्षा ली और ये बंगाल शैली से जुड़ गए। इनका जो प्रमुख चित्रण था वो जल रंगों पे था, जल रंगों पे। और इनको पाकिस्तान का प्रथम आधुनिक बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। इन्होंने डाक टिकट वगैरह भी बनाया था, जो पाकिस्तान सरकार ने बहुत उसको सम्मान दिया। और पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। ये इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल से संबंधित जो बंगाल में संचालित होता था, ये उससे भी जुड़े थे। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा बंगाल शैली से, क्योंकि इनके गुरु थे समरेंद्रनाथ गुप्त, जो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार माने जाते हैं। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? रूपप्रद षड्ज से संबंधित चित्रों में जो सबसे आवश्यक होता है, और रूपप्रद का मतलब आकार, जिसको हम लोग देख सके, वो होता है रूपप्रद। जिसका कोई न कोई आकार होता है, जिसका कोई रूप होता है, वही रूपप्रद होता है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, ए में चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वास्तुकला, डी संगीत कला। तो चित्र का मतलब हम जो कागज में द्विआयामी चित्रण करते हैं, जिसका आभास त्रिआयामी भी कर सकते हैं, इसको आप 2D लिख सकते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, द्विआयामी, या आप कर सकते हैं 2 आयाम। इसमें लंबाई और चौड़ाई। मूर्तिकला आपका 3D होता है, इसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई कर सकते हैं। तो ये आपका 3D होती है। मूर्तियां जहां होती उनको भी हम लोग देखते हैं, चित्रों को भी देखते हैं, मूर्तियों को भी देखते हैं। वास्तुकला जो है, वास्तु माने भवन, स्थापत्य जिसको कहते हैं। वास्तु के माध्यम से भवनों का निर्माण होता है, तो भवनों को भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो है रूपप्रद, जिसका आकार होता है, इसका आकार, वास्तुकला का भी आकार होता है। वास्तु से भवन बन गया, उसका एक आकार बन गया, लंबा चौड़ा मोटा किसी तरह से। ये भी आपका 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। मूर्तियों में भी 3 आयाम होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। चित्रकला आपका 2 आयामी होता है, कागज पे इसको हम लोग बनाते हैं, जमीन पे बनाते हैं, किसी धरातल पे कार्य करते हैं। संगीत कला जो होती है वो म्यूजिक, वो हम लोग सुनते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसको हम लोग महसूस करते हैं। उसके लिए हम आंखों से संगीत को नहीं देख सकते, संगीत चलता रहता है तो उसको हम लोग महसूस करते हैं, सुनते हैं। तो संगीत कला आपका, इसका कोई आकार नहीं होता है संगीत का। तो आपका इसमें उत्तर रहेगा संगीत कला, जो रूपप्रद नहीं है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी है। ग्रेफाइट पेंसिल जिन पेंसिलों का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसकी श्रृंखला आप लोग देखते हैं HB, 2B, 4B इत्यादि होती है, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक प्रकार से डार्क कोयले जैसा होता है, उसमें कुछ केमिकल मिला के पेंसिल का रूप दिया जाता है। इसमें प्रश्न है कि प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल किस सन में बनी है और कहां? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। 1600, अगर 62 लिखा है यहाँ पे, कभी का 1660 भी लिखता है तो आपका सही उत्तर रहेगा। 17वीं शताब्दी में 1660 या 1662 में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी जर्मनी में। इसका भी बड़ा एक रोचक इतिहास है कि उस समय शुरुआत में कहीं पर भारी तूफान आया, एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और उसके जड़ों पे जब कुछ चरवाहे गए तो देखिए काला काला सा कुछ था, तो वो लोग कोयला समझे उसको और उसको जलाने का प्रयास किए, तो वो जलता भी नहीं ग्रेफाइट। तो उनको लगा, फिर उन्होंने चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। उसको लिया, भेड़ों पे चिन्ह बनाने के, हमारा भेड़ 1 संख्या 2 संख्या है, भेड़ का पहचान बनाने के लिए इन्होंने चिन्ह बनाया। उसी से ग्रेफा माने होता है चिन्ह बनाना या निशान लगाना। ग्रेफा का मतलब होता है चिन्ह बनाना या मार्किंग करना, निशान लगाना।
तो ये ग्रेफा से शब्द बन गया आपका ग्रेफाइट। तो ये आपका बना 1662 में, और 17वीं शताब्दी में इसको पेटेंट मिल गया। देखिए अगर प्रश्न पूछता है कि प्रथम पेंसिल कब बनी, तो 1662 या 1660 में। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। षडंग पे भी कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं, तो षडंग को ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्व तो षडंग नहीं है? प्रमाण, भाव, लावण, योजना की संतुलन। तो इसका आपको सूत्र याद रखिएगा। कामसूत्र में आपका आलेख जो है चौथे स्थान पे है। कामसूत्र की टीका लिखा था, जयमंगला नाम से लिखा था पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में। वो भी आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप लोग याद रखिएगा कि षडंग जो है उसकी टीका जयमंगला नाम से पंडित यशोधर ने लिखा है। और आगे चल के अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस षडंग नामक एक पुस्तक लिखा है। उसमें एक सूत्र आता है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये आपका सूत्र आता है। इसमें देखिए आपका ये प्रमाण यहां पे दिख रहा है, भाव ये है, लावण योजना ये इस स्थान पे दिखाई दे रहा है। लेकिन संतुलन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस, ये आपका षडंग में नहीं आता। षडंग के 6 भाव हैं। रूप भेद, षडंग माने 6 अंग। रूप भेद, प्रमाण 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सादृश्य आपका 5 हो गया, वर्णिका आपका 6 हो गया। 6 अंग होते हैं चित्र में, हर एक चित्र में 6 अंग होने चाहिए। इस षडंग में तो आपका संतुलन इसके अंतर्गत नहीं आता। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका षडंग। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इससे संबंधित प्रश्न कोई न कोई जरूर आता है। रंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, नीला की बैगनी? सही उत्तर आपका होगा डी, बैगनी। इसमें आपको हम जो वीडियो बताए हैं कि रंग से संबंधित आपका वीडियो है, उसमें आप देखेंगे रंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। रंग से संबंधित सभी आपको उसमें हल मिल जाएंगे, क्योंकि रंग से संबंधित प्रश्न आपको जरूर आते हैं। फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, इसको डिस्क्राइब करते हैं। बैगनी रंग की कंपन गति सबसे ज्यादा होती है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, कंपन गति, जो लहरदार रेखाएं होती हैं। 2 प्रकार के प्रकाश की जो गति होती है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होती है तरंग दैर्ध्य। इससे नापी जाती है। इसको आप लोग इसका सूत्र बना लीजिए, बैनी आह पीना लाल। ये इंद्रधनुष के 7 रंग हो गए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग है। इन 7 रंगों में इसका ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, इसका जो है कंपन सबसे ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी बैगनी की ज्यादा होती है, और ये सबसे ज्यादा इसकी क्या आपकी कंपन सबसे ज्यादा होती है। और जैसे नीचे जाएगा इसकी सबकी गति कम होती है। सबसे अगर प्रश्न आता है सबसे कम कंपन किसकी होती है, तो लाल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? बैगनी की सबसे ज्यादा होती है, और इसकी सबसे कम होती है लाल की। इसी क्रम में अगर पूछता है कि तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज्यादा होता है, तो तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य समझ लीजिए, इसका ठीक उल्टा रहता है। फ्रीक्वेंसी बैगनी की सबसे ज्यादा होती है, लाल की सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे
कम होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। और पूरा अगर वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस रंग वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उससे संबंधित आपके कोई न कोई प्रश्न आपके जरूर बन जाएंगे और उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्या कहते हैं? तान, मान, सघनता उपयुक्त तीनों। रंग के 3 गुण माने जाते हैं। पहला आपका ह्यू, इसको आप रंगत कहते हैं। दूसरा आपका होता है वैल्यू, मान, और तीसरा होती है डेंसिटी। डेंसिटी माने सघनता। सघनता रंगत के 3 गुण माने जाते हैं। तो इसमें रंग के बारे में कि कौन सा रंग को हम पहचानते हैं। वैल्यू जो है, मान है, वो सफेद मिलाने से उसका मान बढ़ जाता है, काला मिलाने से उसका मान कम हो जाता है। तो ये रंगत में हल्कापन और गहरापन ले आने का कार्य करता है आपका मान, वैल्यू जो है इसमें रंगत में मानी जाती है। टेक्सचर जो है, इसको तान को टेक्सचर बोलते हैं, वो रंग की धरातल मानी जाती है। उसमें किस तरह धरातल में आप पोत करते हैं, टेक्सचर लगाते हैं, ये आपका टेक्सचर होता है। सघनता डेंसिटी कहलाती है, ये मान से काफी हद तक मिलता जुलता है। इसमें भी रंगत को हल्का कम ज्यादा किया जाता है, रंग शुद्धता नापी जाती है, वो सघनता से है। इसका सही उत्तर आपका होगा मान, वैल्यू, जिसके माध्यम से रंग में हल्कापन या गहरापन लाया जाता है। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। देखिए, रेखा आपकी 3 प्रकार की होती है। आपकी सीधी रेखा, वक्राकार रेखा और कोणीय रेखा, जिसमें आपको कोण बने हो, कोणीय रेखा। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। इसमें पूछा रेखाएं क्या? शांति का भाव, आकांक्षा का भाव, व्याकुलता का भाव की शक्ति का भाव। इसमें आपका सही उत्तर होगा सी। इन रेखाओं को आप लोग देखेंगे तो एक मन में बेचैनी होने लगती है, व्याकुलता होती है। और ये आपका शांति का भाव, एकदम स्ट्रेट लाइन, इसको बार बार भी देखने में आपको कोई व्याकुलता नहीं होती है। वहीं पर अगर ढेर सारी कोणीय रेखाएं हैं, उसको आप लोग ज्यादा देर तक देखते हैं तो आपके मन में व्याकुलता आने लगती है, तकलीफ महसूस होने लगती है। तो ये रेखाएं आपको व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका है व्याकुलता का भाव। रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? ए पोस्टर कलर, बी वाटर कलर, सी पेस्टल कलर, डी ऑयल कलर। इनमें से आपका सही उत्तर होगा बी वाटर कलर, जिसको आप जल रंग कह सकते हैं। जल रंग, वाटर कलर, ये भी आपका जल रंग की श्रेणी में आता है, लेकिन ये अपारदर्शी होता है, ओपेक जिसको बोलते हैं। जो पोस्टर कलर होता है, ऑयल कलर, और ये 3 जो है अपारदर्शी रंग है। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम पार न देख सके। इनमें रंग चढ़ाने के बाद दूसरा रंग चढ़ाते हैं तो नीचे वाला रंग छिप जाता है। लेकिन वाटर कलर में आपने जो पहला रंग लगा दिया है, उसके बाद आप जितने रंग उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो पहले जो सबसे पहले रंग लगाया वो भी रंग दिखाई देता है। ये पारदर्शी माना जाता है। बाकी ये 3 रंग जो है, पोस्टर कलर, ये भी पानी से उपयोग किया जाता है, जल रंगों से, लेकिन ये अपारदर्शी रंग है। ऑयल कलर तैल चित्रण कहा जाता है, ये अपारदर्शी है। और आपका पेस्टल कलर भी अपारदर्शी है, ये सूखा माध्यम होता है, चित्रों में लगाया जाता है। ये इसको धुंधला चित्रण भी होता है। इसमें ये प्रश्न कभी कभी आता है, पेस्टल कलर कैसा होता है? तो धुंधला चित्रण से होता है। तो 3 आपके अपारदर्शी हैं, वाटर कलर आपका जल रंग जो आपका पारदर्शी रंग है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? पेस्टल पेपर, वाटमैन, कार्ट्रिज की कैनवास? सबसे उपयुक्त है आपका वाटमैन। वाटमैन पेपर लंदन से मंगाया जाता था, विदेशों से आयात किया जाता था। जब हमारे देश में कंपनी शैली थी, कंपनी शैली जब कार्य करती थी, तो अंग्रेज हमारे जब देश में आते थे तो वे वहां से चित्र भी लाते थे और भारतीय कलाकारों से चित्र बनवाते थे। तो जल रंगों का उपयोग वाटमैन भी होता था। जल रंगों के लिए कभी कभी अगर आपसे आ जाए, बच्चों ध्यान रखिएगा, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड कागज जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जल रंगों का सबसे बढ़िया कागज होता है वाटमैन और हैंडमेड। कार्ट्रिज में आपका जो शेडिंग के लिए अच्छा माना जाता है, कार्ट्रिज बनाने तो लोग रंग भी करते हैं, लेकिन ये आपका पोस्टर कलर भी अच्छा होता है और शेड वगैरह के लिए उपयुक्त होता है। कैनवस, ऑयल पेंट, जल रंग जो आपका तैल चित्रण है उससे संबंधित माना जाता है।
पेस्टल पेपर में पेस्टल जो है उसका प्रयोग किया जाता है जो धुंधला होता है। पेस्टल वो एक ड्राई माध्यम, सूखा माध्यम होता है पेस्टल कलर। तो पेस्टल कलर पेस्टल पेपर पे, कैनवस में आपका तैल चित्रण होता है। तैल चित्रण को आप लोग इंग्लिश में ऑयल पेंटिंग करते हैं। कॉर्टेज आपका पोस्टर कलर, शेड इत्यादि के काम में आता है। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा वाटमैन या हैंडमेड पेपर। इसमें जो संबंधित आएगा तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। प्राइमरी रंग कौन सा है? रंगों से संबंधित कई सवाल आते हैं। रंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रंग है आपका प्रागैतिहासिक चित्रण हो गए, षडंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिया प्राइमरी रंग कौन सा है? ए हरा नीला लाल, हरा पीला लाल, लाल नीला पीला, कि काला नीला सफेद। आप पहचानिएगा हरा नीला लाल, इसमें हरा को द्वितीयक रंग माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें आपका ये द्वितीयक रंग हो गया, ये दो आपके प्राथमिक रंग है, इसमें दो प्राथमिक थे, इसमें ये भी प्राथमिक, ये और तीनों आपका प्राथमिक रंग है। तो सही उत्तर आपका है सी। ये जो है वस्तु का, यानी कि इसमें समझा देते हैं, लाल नीला पीला ये प्योर रंग माने जाते हैं, शुद्ध रंग माने जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों कभी प्रश्न आ जाता है प्रकाश के दृष्टिकोण से, ये तो आपका जो प्राइमरी माना गया है ये वस्तु की दृष्टिकोण से है। वस्तु की दृष्टिकोण से, पदार्थ की दृष्टिकोण से आपका पदार्थ या वस्तु, पदार्थ की दृष्टिकोण से आपका लाल नीला पीला आपका प्राथमिक रंग है। लेकिन अगर प्रकाश के आधार पर पूछा जाए, प्रकाश के तौर पे, तो आपका प्राइमरी रंग ये हो जाएगा। यहां पर ये नहीं होगा। ये आपका पदार्थ का रंग है। जब रंग किसी वस्तु पे, जो सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं। जो रंग रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, हमारी आंखों में पड़ता है, उसी से हम रंग को पहचानते हैं। ये पदार्थ की रंगत हुई, जिसका मुख्य रंग होता है लाल नीला और पीला। लेकिन प्रकाश में ऐसे समझ सकते हैं, अगर कंप्यूटर पे भी कोई कार्य करता है तो वहां पर आरजीबी मोड होता है। आरजीबी, आर से आपका रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, ये प्रकाश की रंगत मानी जाती है। अगर प्रश्न आता है प्राथमिक रंग क्यों लिखता है, तो आपका लाल नीला पीला है। अगर प्रश्न आ जाता है, लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, प्रश्न देता है कि प्रकाश की दृष्टिकोण से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो आपका ये उत्तर सही होगा आरजीबी मोड, लाल नीला और हरा। सामान्य पूछा जाएगा तो आपका ये उत्तर आपका सही है। प्रश्न है आपका, आलेखन कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर आपका है 4। अब कौन कौन से होते हैं आलेखन वो समझ लीजिए। पहला आलेखन जो होता है आपका माना जाता है प्राकृतिक आलेखन। दूसरा आपका होता है ज्यामितीय। तीसरा होता है आपका अलंकारिक। और चौथा होता है सूक्ष्म। ये आपके 4 आलेखन होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकारिक आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन में प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमको मिलती हैं उसको हूबहू रखना और प्राकृतिक अंकन करना आपका प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। किसी पुष्प या किसी भी चित्र को हम लोग अंकन करते हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, तो आपका प्राकृतिक कहता है। ज्यामिति में, इसमें हम ज्यामिति जो चीजें होती हैं, आयताकार, वृत्ताकार या कोण जितने भी होते हैं, उनका वक्राकार आकृतियों का प्रयोग करके जो आलेखन बनाते हैं, जैसे इसमें आप कह सकते हैं अल्पना या रंगोली, वो एक प्रकार से आपका ज्यामितीय आलेखन की श्रेणी में आता है। उसमें देखिए वृत्त का प्रयोग कई बार होता है, छोटे छोटे वक्राकार आकृतियों का प्रयोग होता है, वो आपका ज्यामितीय आलेखन कहलाएगा। अलंकारिक आलेखन जो हम लोग विद्यालय में बनाते हैं, कॉपी में, कागज में, साड़ियों में, वो अलंकारिक चीजों, पुष्प वही रहता है लेकिन उसका रूप हम लोग बदल देते हैं। जैसे कमल की पत्ती अगर आप देखेंगे तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये हम अलंकारिक बना रहे हैं इसको, लेकिन कमल की पत्ती इस तरह से नहीं होती है। कमल की पत्ती अगर आप लोग देखते हैं तो वो इस तरह से कमल की पत्ती होती है, लेकिन इसको हम लोग प्राकृतिक रूप से न बना के अलंकारिक रूप में दिखाते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, वो आपका अलंकारिक कहलाता है। और सूक्ष्म आलेखन, इसमें भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। सूक्ष्म आलेखन
के अंतर्गत इन तीनों का सम्मिश्रण जिसमें होता है वो आपका सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो रंगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, रंगों के कितने गुण होते हैं? अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें आप देख सकते हैं। इसको हम बता देते हैं। रंगों के गुण जो होते हैं, गुण कहे जाते हैं, आपका ए सही है। रंगों के 3 गुण होते हैं। रंग जो हमको प्रकाश से मिलते हैं, ये कहा जाता है। अब रंगों गुण समझ लीजिए। पहला होता है रंग के 3 गुण में, पहला होती है रंगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यू पे कर प्रश्न टीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इसका टेक्निकल नाम क्या होगा। ह्यू से मतलब रंगत, जिसमें हम रंग को पहचानते हैं, लाल, नीला, पीला, ये उसका ह्यू हो गया। दूसरा होता है वैल्यू तान कहते हैं। और तीसरा होती है सघनता। ये 3 होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। इसके कई नाम हैं, डेंसिटी, इंटेंसिटी, सैचुरेशन इत्यादि होती है। ये उसके 3 गुण होते हैं। रंगत, ह्यू मतलब रंग को हम पहचानते हैं कि ये कौन सा रंग है, लाल, नीला, पीला इत्यादि आपका रंगत कहलाती है। तान का मतलब वैल्यू, उन रंगों में काला या सफेद मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। काला मिलाने से उसकी वैल्यू जो है कम होती है और सफेद मिलाने से रंग की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो आपका वो तान के अंतर्गत आता है। और सघनता में रंगों का क्रमिक हम लोग देख सकते हैं, वो रंग कम ज्यादा उसमें शुद्धता कितनी है उसको हम लोग सघनता से समझते हैं।